देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, मैं हूं समरीन नाज और मैं हूं फरहान नजमी। जी हाँ, हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी सेहत हमारी सबसे बड़े ख़जाना है। हमारी सेहत अच्छी होती है तो हम ज़िंदगी में हर काम बखूबी करते हैं। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और किसी भी तरह से उसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन कहीं अगर हमारी सेहत हमसे किसी तरह से सेहत में परेशानी आती है, हमारी सेहत किसी तरह से कुछ बीमारी हमें घेरती है, तो उससे हमारा जिस्म ही नहीं, हमारा पूरा जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो मुतासिर हो जाता है। तो यकीनन हमें अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से हमें अपनी जद में ले सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बढ़ती उम्र की, तो बढ़ती उम्र में जो बीमारियाँ हमें घेरती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जब हमारी उम्र आगे की तरफ जाती है तो हमें घेर सकती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो आजकल बहुत देखी जा रही है, जिसकी बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं, जिसके बहुत सारे रीज़न बताए जा रहे हैं, वो है गठिया की बीमारी। गठिया जब ये होती है तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है या वर्म आ रही है, तो कोई हमें ये कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, आजकल सभी को ये परेशानी रहती है कि जिस्म में दर्द है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत दिन तक आपके जिस्म में, आपके जॉइंट्स में दर्द महसूस हो रहा है, आपको चलने में परेशानी आ रही है, आपको जीना चढ़ने में दिक्कत पेश आ रही है, तो यकीनन आपको डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। क्या होती है गठिया, इसकी अलामात क्या है, किस तरह से ये हमें घेरती है, इन्हीं सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए एक्सपर्ट का एक ख़ास पैनल हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नाजरीन, अगर आप भी उन एक्सपर्ट से अपनी बात करना चाहते हैं, अपने किसी जो आपके जहन में चल रहा है उसके बारे में उनसे गठिया से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर नज़र आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं और अपनी जो भी परेशानियां हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। यकीनन वो आपकी बात सुनेंगे और आपको बहुत ही ख़ास जवाब देंगे जो आपके लिए बेहतर से बेहतर काम आएगा। तो नाजरीन, आज आप समझ गए होंगे कि गठिया हमारा मौजू है आज के इस प्रोग्राम का। तो अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज जो हमारी रिपोर्ट है गठिया पर जो मबनी है, सबसे पहले मुलाहजा फरमाइए। नाजरीन, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, उसके हाथ पैर भी चलते रहें और वो अपनी जिंदगी के सभी अहम काम अंजाम देता रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बीमारियां इस राह में हायल हो जाती हैं और खास तौर पर हमारी हड्डियों और जोड़ों को मुतासिर करने वाली बीमारी रोजमर्रा के कामों को भी मुतासिर करती है। ये बीमारी है आर्थराइटिस या गठिया। दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करने वाली गठिया एक दायमी बीमारी है जो ज्यादातर जिस्म में यूरिक एसिड की ज्यादा मिकदार के सबब होती है। यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाता है और आमतौर से ये पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह जिस्म से खारिज नहीं होता तो ये किसी जोड़ में छोटे छोटे जर्रों की शक्ल में जमा होने लगता है। उमूमन ये जर्रे पाँव के अंगूठे में जमा होते हैं, लेकिन इससे दूसरे जोड़ भी मुतासिर हो सकते हैं। इसके नतीजे में जोड़ों में सूजन आ जाती है, छूने पर वो गर्म महसूस होते हैं और उनमें नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। दरअसल गठिया का मर्ज जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, सख्ती और गर्माहट को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है और इसमें जोड़ों में शदीद तकलीफ की वजह से रोजमर्रा के कामों को करने में भी दुश्वारी होने लगती है। हमारे जिस्म में जोड़ वो हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, जैसे घुटने, उंगलियां, कंधे। आर्थराइटिस में खासतौर से ज्यादा सर्दी में शिद्दत आ जाती है और इसकी अलामात भी हर दिन मुख्तलिफ हो सकती हैं।
लिहाजा गठिया की मुख्तलिफ अक़साम में अलग अलग अलामतें हो सकती हैं, जो कुछ लोगों में कम और कुछ में शदीद हो सकती हैं। जोड़ों की तकलीफ आ और जा सकती है या मुस्तकिल रह सकती है। दर्द, सूजन, सुर्खी, सख्ती, नरमी, गर्मी वगैरह गठिया की आम अलामात हैं। ये अलामात रात भर आराम करने के बाद सुबह के वक्त बदतर हो सकती हैं और उस वक्त मरीज को हरकत में आने में ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है। एक तवील अरसे तक गठिया को अमीरों या आराम तलब अफराद की बीमारी समझा जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं सिर्फ उन्हें ही ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बरक्स इस बीमारी के होने में ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी के साथ साथ खानदानी हिस्ट्री का भी अहम रोल है। अगर घर में किसी को गठिया है या रही है तो इसका खतरा बढ़ जाता है। जिस्म में प्यूराइन की सतह को बढ़ाने वाली ग़िज़ा खाने से भी गठिया के होने का खदशा रहता है। इसीलिए ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल न करें और एक मुतवाज़िन और सेहतमंद खुराक लें। वजन को खास तौर से कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज्यादा वजन से जोड़ों पर ज्यादा दबाव रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखें। जोड़ों को सेहतमंद और हरकत में रखने के लिए हल्की वर्जिश करें। शराब का इस्तेमाल भी न करें। ज्यादा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल वाले अफराद को गठिया का ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा किसी शदीद बीमारी के सबब मुस्तकिल बिस्तर पे आने वाले लोग भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। अगरचे गठिया का मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं, जिस्मानी थेरेपी, तर्ज जिंदगी में तब्दीली और सर्जरी से मरीज को राहत पहुंचाने में मदद मिलती है। हर बरस 12 अक्टूबर को गठिया का आलमी दिन भी मनाया जाता है, जिसका मकसद इस बीमारी के तई लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करना है, ताकि इससे बचना मुमकिन हो सके। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस कदर आर्थराइटिस का ये जो मर्ज़ यानी गठिया का मर्ज़ इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकता है। चलना फिरना और भी कामकाज करना दूभर हो सकता है। तो नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मना रहे हैं और इसी वजह से इस मौजू पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर्स के एक ख़ास पैनल को। तो चलिए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर राहुल कुमार का, जो प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक RML में। डॉक्टर राहुल खरे, आपका बहुत बहुत डॉक्टर राहुल खरे का इस्तकबाल है। इसी के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी प्रोफेसर उमा कुमार का, जो कि हेड है डिपार्टमेंट ऑफ रेमेटोलॉजी एम्स में। आपका खैर मकदम है। और इसी के साथ मैं मुखातिब होंगी और इस्तकबाल भी करूंगी डॉक्टर सतीश कुमार का, जो MS है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एम्स के। बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। तो सबसे पहले जो पहला सवाल और बहुत अहम सवाल डॉक्टर राहुल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे कि हमने ये रिपोर्ट भी देखी कि ये गठिया यानी आर्थराइटिस किस तरीके से हम लोगों को मुतासिर कर सकता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आम लफ्ज़ों में ये है क्या, ये मर्ज़ क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह को हम उठते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द महसूस होता है, वो किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि हो रहा होगा ऐसे ही, रात को कुछ बादी चीज़ खा ली होगी। लेकिन ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, तब जाके कहीं हमारा इस तरफ ध्यान आता है। तो क्या है ये और क्या अलामात हैं इसकी और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए शुरुआती दौर में ही? देखिए, आर्थराइटिस जिसको कि हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं, इसमें आम लैंग्वेज में अगर बोलें तो जोड़ों में दर्द होना शुरुआत होती है जोड़ों के दर्द से। कई बार जो अलामत आप पूछ रही हैं तो जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, कई बार जोड़ों में सूजन आ जाती है। जोड़ धीरे धीरे अगर यही बढ़ती जाए तो जोड़ थोड़े टेढ़ापन आने लग जाता है, उंगलियों का या घुटनों का टेढ़ापन आ जाएगा। और जब हम जोड़ों को मूव करते हैं, जब मूवमेंट होती है जोड़ों की, तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि जैसे आपने बताया कि सुबह उठते हैं तो दर्द होता है, वो एक अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ एक प्रकार की गठियाँ होती हैं जिसमें कि पूरा दिन आप काम कर रहे हैं, काम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो काम करने के बाद दर्द होता है। और कुछ बीमारियां हैं, गठिया के प्रकार हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें कि आराम करने के बाद आपको दर्द होता है। तो बहुत प्रकारों की होती है, बहुत कारण होते हैं, हर उम्र में देखी जाती है आजकल गठिया। बचपन में भी हो जाती है, छोटे बच्चों में भी हो जाती है। जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो जोड़ खराब हो जाते हैं, जोड़ों में जोड़ की हड्डियों के फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आगे जाके गठिया हो जाती है।
यूरिक एसिड बढ़ने से भी हो सकती है, या फिर ओल्ड एज में जब जोड़ के कार्टिलेज खराब हो जाता है तो वो ओल्ड एज वाली गठिया हो जाती है। आमतौर पर ये ओल्ड एज में ही देखी जाती थी, अब लेकिन हम देख रहे हैं कम उम्र में भी हो रही है। जी हाँ। उमा कुमार, आपके पास आएंगे। डॉक्टर उमा कुमार, आप बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर राहुल खरे ने यहाँ पर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो आप ये बताइए गठिया में वाकई कैसे होती है गठिया, आपकी क्या राय है इसमें? डॉक्टर राहुल खरे ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। दूसरा, ये कितनी तरह की होती है? डॉक्टर उमा कुमार। देखिए, जो गठिया है वो बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि डॉक्टर राहुल ने बताया, लेकिन ब्रॉडली हम इसको 2 टाइप्स के गठिया में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें कि शरीर में सूजन की अवस्था होती है, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरी आर्थराइटिस होती है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, यानी नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो सीरियस प्रकार का गठिया होता है, और उसमें जो एज ग्रुप है वो यंग एज ग्रुप होता है। जैसे कि हम कहते हैं उम्र वाला गठिया 40 के बाद शुरू होता है। और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो यंग लोगों में होती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और वो नवजात शिशु में भी पाई जा सकती है, और कोई 20-30 साल का युवक हो उनमें भी पाई जा सकती है। और कॉजेज़ की जो बात करते हैं तो ऑटो इम्यून कॉजेज़ ज़्यादा कॉमनली इसके होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस की बीमारी, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस, शोग्रेन सिंड्रोम, वैस्कुलाइटिस, ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है जो इसमें इंक्लूडेड है कंडीशंस। और इसके अलावा मेलिग्नेंसी यानी कैंसर में गठिया हो सकता है, इन्फेक्शन से गठिया हो सकता है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वैसे आमतौर पर किस इन्फेक्शन में ज़्यादा देखा जाता है डॉक्टर उमा कुमार? वो ट्यूबरकुलर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन सेप्टिक आर्थराइटिस भी होती है, जिसमें कि जिसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। आपकी बात जारी रहेगी। यहाँ पर एक कॉल आ गई है, क्योंकि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, लोग कॉल करना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। हेलो 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 जी, बताइए अपना सवाल, एक्सपर्ट सुन रहे हैं अभी आपको, बताइए। हेलो हेलो जी बताइए। सर मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। बताइए अपना सवाल क्या है आपका? मेरे हाथ की जो उंगलियां है ना, उंगलियां जॉइंट में पेन होता है। अच्छा, ये कब से हो रहा है और आपकी उम्र कितनी है? 62 है। कब से महसूस हो रही है प्रॉब्लम आपको? कितने दिन हो गए हैं इसको? सर मेरे हाथ के उंगलियों में जॉइंट पेन होता है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर उमा कुमार आप ही से बात चलिए, तो आप ही बताएं। 62 इनकी एज है और इनको उंगलियों में दर्द महसूस हो रहा है। 2 महीने 3 महीने हो गए जी। अच्छा अच्छा जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हाथ की छोटी जो जॉइंट होते हैं उनमें जो पेन होता है वो ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, और जैसा मैं कह रही थी कि यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमनली मिलती है। इनकी प्रॉब्लम हो रही है 63 ईयर्स ऑफ एज, तो वहाँ पर हम कह देते हैं एल्डरली ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इफ़ एट ऑल इनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता। जोड़ों में दर्द बहुत सारी वजह से हो सकता है। बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो जाए जैसे कि थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसके अलावा कुछ दवाएं अगर चल रही हों उन दवाओं से हो सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी लोग जो अपना मोबाइल है, स्मार्टफोन्स यूजुअली बड़े होते हैं, वो हमारे पाम में फिट नहीं होते, हमारी उंगलियां एबनॉर्मल पोजीशन में होती हैं। तो जब हम मोबाइल को रखते हैं क्या होता है, शाम तक होते होते उंगलियों में दर्द, स्टिफनेस, झंझनाहट शुरू हो जाती है, और वो ठीक हो जाती है इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन अगर कोई इस काम को बार बार करता रहता है तो जाके ये क्रॉनिक प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी इनके लिए? क्या ये किसी डॉक्टर को दिखाएं जाकर, या फिर ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक हो जाएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी? जैसे इन्होंने कहा कि इनको 2 महीने से प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनके जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी आ रही हो और जकड़न भी रहती हो, या शरीर के किसी और भाग में जो इनको पता नहीं है कोई ऐसी चीज़ हो जो डॉक्टर डिटेक्ट करे और उसके बेसिस पे इनकी डायग्नोसिस हो सके, कुछ इनके टेस्ट हो सके। तो मैं इनको सलाह दूंगी कि डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है ये गठिया ना होकर कोई और मर्ज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा डॉक्टर उमा, अभी आपने बताया कि
एक एज होने पर, उम्र होने पर ये गठिया का मर्ज़ ज़्यादा लोगों को मुतासर करता है। लेकिन बहुत अजीब सी बात है डॉक्टर सतीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों की भी बात हुई, बड़ी हैरान कुन बात है कि बच्चों में भी ये मर्ज़, ये कैसे मतलब, और बच्चों में जी, बच्चों में बहुत कॉमन तो नहीं है, पर काफ़ी एज ग्रुप अगर हम बच्चों में लें तो 6-7 ईयर्स से स्टार्ट होके 15 तक उम्र में, उसको हम एक अपने मेडिकल टर्म में तो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और वो बच्चों में हो सकती है। वो उसका जो मेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि 40 ईयर्स या 50 ईयर्स में होती है जी, 3rd and 4th डिकेड में, उससे काफ़ी हटके क्रिपलिंग बच्चे का उसमें ज़्यादा होता है, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट और डिसेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो बच्चों में जो होती है। जी जी। तो इसके लिए क्या मतलब किया जाए डॉक्टर उमा, अगर आपसे पूछें तो बच्चों में ये मर्ज ना ज़्यादा बढ़े तो कौन सी एज ग्रुप है वो जब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि नहीं बस अब इस पे मतलब ध्यान देना ज़रूरी है, वरना आगे चलकर ये बीमारी और ज़्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगी कि जो गठिया की सीरियस प्रकार की गठिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो आर्थराइटिस है वो नवजात शिशु से लेकर और बाकी बाद के एजेस तक हो सकती है। अच्छा। तो जो गठिया की प्रॉब्लम्स हम बड़ों में देखते हैं वो भी बच्चों में वैस्कुलाइटिस हो सकती है, ल्यूपस हो सकता है, मायोसाइटिस हो सकती है, रूमेटॉइड हो सकती है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऑटो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं, उनमें आर्थराइटिस हो जाती है। कुछ बच्चों के स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं आर्थराइटिस के, कावासाकी जिसका नाम आपने कोरोना के दौरान सुना होगा। तो ये सारी बहुत स्पेशलाइज्ड मैं कहना चाहूँगी इनकी मेडिसिन भी होती हैं जो इन बच्चों को दी जाती हैं, और इम्यूनोसप्रेसिव, स्टीरॉयड्स, ये सब दवाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है जिसको हम थोड़ी कम सीरियस वाली मानते हैं, वो बच्चों में देखने को नहीं मिलती। मैं यहाँ डॉक्टर राहुल खरे आपके पास आना चाहूँगा। मैम, ये बात इन्होंने बताई है, बहुत सारी बच्चों के बारे में बात हुई है। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये पहले तो देखने को नहीं मिलती थी, एक उम्र पे होती थी गठिया, अब क्या हो रहा है कि बच्चों में भी देखी जा रही है? जी जी, इससे पहले हाँ फोन कॉल। हेलो 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 जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं भूपेंद्र कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और अपनी उम्र बताइए? रोहिणी से बोल रहा हूँ जी मैं। रोहिणी, दिल्ली से। ओके, अपनी उम्र बताइए और सवाल बताइए। मेरी उम्र तो 50+ है, मगर मेरे को अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी जी बताएं, बिल्कुल बताइए, अपना सवाल बताइए, एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपको। सवाल ये है कि मेरा बेटा 18+ है जी, वो मोबाइल पर ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा। तो आजकल उससे क्या है, 5-6 महीने में वो अपनी उंगलियां यूं टेढ़ी करके रखता है, दोनों हाथों की। अच्छा। और जो भी है काम उंगलियों से लेता है, ऐसे टच करके लेता है। अच्छा अच्छा। अब जैसे कि कोई मतलब गंदी चीज है, छूना नहीं है उसको, टेढ़ियां उंगलियां कर लेता है दोनों हाथों की। अच्छा। अब ये 2-4 महीने से उसके साथ चल रहा, हम उसको डांट डांट के बोलते हैं, भाई ये क्या कर रहा है तू? जी। ये उंगलियां सीधी करके अपना जैसे दरवाजा खोलते हैं, खाना खाते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये उंगलियां टेढ़ी, दोनों हाथों की उंगलियां टेढ़ी करता है जी। जी। और कम से कम 24 घंटे में 10 घंटे वो मोबाइल पे रहता है। जी हाँ जी, ये बड़ी परेशानी चल रही है जी, इसको कैसे समझाएं? डॉक्टर राहुल खरे क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सवाल सुन लिया है कि बच्चे की आदत हो गई है कि उंगली टेढ़ी करके वो कोई भी काम करता है, हो सकता है उसे इसमें कंफर्ट फील होता हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएं। जानबूझकर उंगली टेढ़ी करके तो कोई ऐसे नहीं करेगा। जी, जैसे डॉक्टर उमा ने बताया कि हो सकता है उसको जोड़ों में दर्द होता हो, बिकॉज़ इतना ज़्यादा वो इस्तेमाल 10 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन। जी जी, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिन लोगों में, तो उनमें भी बीमारी जब थोड़ी बढ़ जाती है तो उंगलियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। अच्छा। शुरू में जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है और उंगलियों में भी टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। और एक कारण हो सकता है कि उनको कोई नर्व इंजरी हो, या नर्व में इंजरी नहीं हो, चोट ना भी लगी हो, तो नर्व डैमेज हो रही हो, एक अल्नर नर्व होती है जिससे कि उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो मैं तो ये राय दूंगा कि एक तो फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, और अगर उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर दिल्ली में ही रहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, और कारण पता चलेगा तो फिर इलाज भी हो जाएगा।
हमारे एक्सपर्ट का ये कहना है यहाँ पर कि अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, काफ़ी बढ़ रही है, तो आपको एक्सपर्ट को तो दिखाना ही चाहिए। साथ ही एक चीज़ और उन्होंने बोली है, डॉक्टर राहुल खरे जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे का मोबाइल कम कराइए। बच्चे का मोबाइल कम कराएंगे तो हो सकता है वो उसी से ठीक हो जाए। उम्मीद है एक्सपर्ट की बात आपको समझ में आई होगी। डॉक्टर राहुल खरे, हमारा सवाल था आपसे कि ये जो आजकल देखा जा रहा है रोमेटोलॉजी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अर्थराइटिस का देखा जा रहा है मसला, ये एक उम्र में होता था लेकिन अब देखा जा रहा है कम उम्र में भी है, मैडम ने भी बताया अभी, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, बीमारी तो शुरू से ही है जी। वो पहले डायग्नोज नहीं होती थी, पता नहीं चलता, अब लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, अवेयरनेस हो गई है, ये स्पेशलिटी डेवलप हो रही है, इसमें रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, इस ब्रांच की स्पेशलिटी में लोग रूमेटोलॉजी में आगे शोध कर रहे हैं, नए इलाज पता कर रहे हैं, तो अभी अवेयरनेस भी हो गई है लोगों में। जैसे आपके ही प्रोग्राम के जरिए आज कितने लोगों को इसके बारे में पता चल रहा होगा, तो अवेयरनेस हो रही है और इसी वजह से लोग अब जिनको ऐसी बीमारियां हो रही हैं तो वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि बीमारी पहले भी थी, अभी ज़रा बेदारी बढ़ रही है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट भी चला रही है जिसके ज़रिए लोग जान रहे हैं कि क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है। जी हाँ, जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत अहम है डॉक्टर उमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर सतीश पर भी फिर इसी सवाल से राय लेंगे कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मरीज़ क्या कहते सुने गए हैं कि हम दवा ले रहे हैं इस मर्ज़ की, लेकिन फिर भी जब तक दवा लेते हैं तब तक तो सही रहता है, दर्द नहीं होता, सूजन भी उतर जाती है। जब हमने मेडिसिन रोकी तो उसके बाद फिर से ये मर्ज़ उभरने लगता है। इसी वजह से वो ये कहते सुने गए हैं कि भाई दवा लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो हम ऐसे ही घरेलू इलाज करके अब बस हम सह लेंगे दर्द, कोई फ़ायदा नहीं है दवाओं का भी, हमारा मर्ज़ सही नहीं हो सकता। तो उन मरीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर हम अपनी दवा रेगुलर नहीं लेंगे, स्किप कर देंगे, तो ये जो सूरत हाल है वो बद से बदतर हो सकती है? देखिए, उन मरीजों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आखिर आदमी जीता क्यों है, वो क्या चाहता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, वो अपने कामकाज खुद कर सके, वो अर्निंग कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो अगर आप दवाई को बंद करेंगे तो जोड़ों में टेढ़ापन आ सकता है, डिसेबिलिटी आ सकती है। इसके तो गठिया की बीमारी के साथ साथ आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, लकवा, ऐसी परेशानियां हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक बीमारी तो ऑलरेडी थी, उसके साथ इतनी बीमारियां और ज़्यादा हो गई। अगर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, दूसरी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब किसी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ होता है तब तो वो ज़िंदगी भर दवाएं लेता है, बीपी भी मॉनिटर करता है, शुगर भी मॉनिटर करता है। तो आर्थराइटिस को लेके इतनी परेशानी क्यों? अगर आर्थराइटिस की दवाएं लेते हुए भी आप अगर नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और दवाएं ज़्यादातर लोगों में बंद नहीं होती, ये ज़िंदगी भर चलती हैं। ये ज़रूर हो जाता है कि दवाओं की संख्या कम हो सकती है, उनकी डोज कम हो सकती है, लेकिन मिनिमम डोजेस पे यूजुअली मेंटेन करते हैं, चाहे वो रूमेटॉइड हो, ल्यूपस हो या और कोई भी सीरियस बीमारी हो। और एक बात और, ये सारी ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस जो हैं उनसे आपकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है, 7 to 10 ईयर्स आपकी ज़िंदगी कम हो जाती है। तो कौन अपनी ज़िंदगी कम करना चाहेगा? इसीलिए दवा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैम एक चीज़ यहीं पर मैं आपसे पूछूंगा, मेडिसिन की बात चल रही है, अक्सर हम देखते हैं, लोग बताते हैं, हमारे भी घर में कुछ हैं इस तरह के मरीज कि ये दवाई साइड इफ़ेक्ट बहुत छोड़ती है, साइड इफ़ेक्ट देती है, जिसमें लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरी परेशानियाँ सामने आ जाती हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप मैम? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, हम सब जानते हैं सड़क पे अगर हम निकलते हैं तो दुर्घटना होती है जी, लेकिन क्या सबके साथ दुर्घटना होती है? क्या हम सड़क पे निकलना बंद कर देते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सारे मरीजों को नहीं लेकिन होते, ऐसे भी सुनने में आया था, होते हैं। अभी हमने देखा भी था, पढ़ा भी था कहीं कि कुछ ऐसी दवाएं मार्केट में आ चुकी हैं जिससे जो साइड इफेक्ट हैं बहुत हद तक कम हो गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मैडम? नहीं, मैं कहूंगी कि हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो हर मरीज को नहीं होते। ओके, किन्हीं लोगों को जो होते हैं साइड इफेक्ट्स, उसका ध्यान रखा जाता है, रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटरिंग की जाती है, ब्लड टेस्ट के द्वारा पेशेंट को एग्जामिन करके, इसीलिए उनको बुलाया जाता है हर 3 से 6 महीने में। और अगर साइड इफेक्ट आ रहा होता है तो हम दवा की डोजेस को मॉडिफाई करते हैं या स्टॉप करते हैं। किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? हाँ, मैं ये भी बताऊंगी। और दूसरा जो आपने कहा कि जो आजकल दवाइयाँ आई हैं और उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये लोगों का सोच बिल्कुल गलत है। अच्छा।
दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें, हर दवा के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक कॉमन सी दवा है मीथोट्रेक्सेट, जिसकी वजह से लिवर पे असर आ सकता है। अच्छा। लोग कहते थे कि लंग्स पे असर आता है, लेकिन ध्यान रखिए आज जो साइंटिफिक डेटा है वो क्लियरली कहता है कि जिन लोगों ने मीथोट्रेक्सेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ली, उनका इन्फ्लेमेशन नहीं था, उनको लंग की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लंग की प्रॉब्लम में भी ये दवाई दी जा सकती है। चेहरे और चकत्ते आ सकते हैं स्किन पे, कभी कभी जो ब्लड काउंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। SGOT PT कुछ लिवर टेस्ट होता है वो ट्रांजिएंटली बढ़ सकता है। तो हम थोड़े दिनों के लिए दवा बंद करते हैं, जब टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं फिर दोबारा से दवाएं शुरू कर देते हैं। मतलब दवा लेना हर हाल में जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर उमा, एक फोन कॉल हमसे जुड़ रहे हैं कॉलर। हेलो हेलो जी, बताइए, अपना नाम बताएं और अपनी परेशानी बताएं। वो अभी टीवी में दिखाया जा रहा है कि इस नंबर पर कॉल करें। जी जी, तो उसी सिलसिले में हमने फोन किया। जी बिल्कुल, बताएं। शुक्रिया आपका। मेरा नाम एहसान शिको है, हम नवादा बिहार स्टेट से बोल रहे हैं। जी और जी बताएं, आपको कोई खुद प्रॉब्लम है या आपके अपने किसी को प्रॉब्लम है? जी, आपको खुद को कोई परेशानी है या आपके घर में किसी को परेशानी है इस मर्ज से जुड़ी? नहीं, हमको अपना है। जी जी बताएं, आप अपनी उम्र भी बताएं। हाँ, वही प्रॉब्लम है हमको। आवाज नहीं पहुंच। जी जी हाँ, अपनी परेशानी बताएं, क्या हुआ है आपको? वो टेवना में दर्द रहता है, सो कर उठते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। और अच्छा। चलने फिरने में दिक्कत होती है। जी जी जी, चलने फिरने में दिक्कत होती है। उम्र क्या है आपकी? हमको टेवना में दर्द होता है। आपकी उम्र कितनी है? 65। 65। अच्छा डॉक्टर राहुल खरे, आपने सुनी लिया है इनका सवाल क्या है, तो आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इनकी उम्र 65 साल है और इनको जो दर्द हो रहे हैं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ जी 65 उम्र है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी इनको, जिसको कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, जो उम्र की वजह से होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जॉइंट के अंदर जो हड्डियों के आखिर में जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है, और वियर एंड टेयर की वजह से, और उसमें वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है, वो ख़राब होने लग जाता है रगड़ के, घिस के, और जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, बीच बीच में सूजन भी आ जाती है, घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर एक्सरे करवा कर वो डायग्नोज हो जाएगा बहुत ही आसानी से, और कुछ दवाइयाँ शुरू में दी जाती हैं और एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। अगर उससे आराम नहीं होता है तो फिर कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जी जी, आपने सुन ही लिया होगा कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है, जो भी वो आपको सलाह दें उसे फॉलो करना है। दवा और आपकी ग़िज़ा सब चीज़ों को आपको मेल करके साथ में आगे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमें यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया। डॉक्टर सतीश, आपकी तरफ आना चाहेंगे यहाँ पर हम। जी जी। डॉक्टर सतीश, ये तो बात बहुत सारी हो गई है कि इस तरह के अलामात होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब मैं बात करूँगा इलाज की। एक तो ये कि किसी भी मरीज़ के साथ या किसी इंसान के कहेंगे, किसी इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है या सूजन आ रही है उसके जिस्म पर, उसे कब डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा इलाज किस तरह से आप करना चाहते हैं उसका, मतलब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है। डॉक्टर सतीश कुमार जी, जैसे डॉक्टर उमा ने अभी बताया, अगर उनका जोड़ों का दर्द जी अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा रहता है जी और ठीक नहीं होता, तो 6 हफ्तों से 6 हफ्ते थे, ओके, तो उनको सलाह डॉक्टर की जरूर लेनी है। हाँ। तो आप टेस्ट वगैरह किस तरह से करते हैं, क्या देखते हैं? कुछ खून की जांच करते हैं। अच्छा, जैसे सर कौन से टेस्ट होंगे वो खून की जांच के बारे में बताएं? में सारा हीमोग्राम करा लो, पूरा एक तरह का स्क्रीनिंग पूरा हो जाता है। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डायग्नोज करने के लिए आर्थराइटिस को, उसमें आपका रूमेटॉइड फैक्टर आ गया, या दूसरे उससे रिलेटेड हैं CRP हो गया, जी जी, NTCCP हो गया। ठीक है, आपको मालूम चल गया है कि प्रॉब्लम है, तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू करते हैं आप? क्या ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है कि ब्लड टेस्ट में क्या बीमारी आई है, कि किससे कोरिलेशन है। ओके, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, कितना टाइम हो गया, या HLA-B 27 है, जैसे कुछ हमारी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, यंग एज के मेल में ज़्यादा होती है वो। ओके, उसमें भी काफ़ी
आर्थराइटिस का, दैट इज इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, तो यंग एज में हो जाती है वो, सेकेंड एंड थर्ड डिकेड में। ओके। और अगर इनमें से फिर आइडेंटिफाई करके तो भी डॉक्टर को उसी तरह से उसके बेसिस पे इलाज कराया जाता है। चलिए इसी मौजू पे बातचीत जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैं अमित बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे मम्मी को पैर में तकलीफ है। जी, मैं अमित त्रिपाठी बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी, बताइए। मेरे माता जी को तकलीफ है, उनको पैर में सनसनाहट रहती, झंझनाहट रहती है। अच्छा। और चल नहीं पाती हैं। इवन उन्होंने अच्छा जी, तो किसी तरीके का दर्द, तकलीफ है, उनको आराम नहीं मिल पा रहा है जी, दर्द भी है, विश्वास हो गया कि अब आराम नहीं मिल पाएगा, क्या करें इसके लिए कृपया आप ही बताएं। जी, आपने डॉक्टर उमा आपके पास आना चाहेंगे। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब कभी सही हो पाएंगी, तो आप उनको यकीन दिलाएं। देखिए ऐसा है, आज के टाइम में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज कुछ ना कुछ अवेलेबल ना हो, बस आपको सही जगह पर सही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने कहा कि झंझनाहट होती है उनके पैरों में, तो पैर में झंझनाहट की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की। तो कभी कभी किसी को जो स्पॉन्डाइलोसिस होती है उसकी वजह से भी जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस होने लगती है कमर में, और उस झंझनाहट आ सकती है पैरों में। अगर शुगर है उसकी वजह से झंझनाहट आ सकती है, कुछ डेफिशिएंसीज हो उसमें झंझनाहट आ सकती है। तो इनको पहले तो एक डॉक्टर के पास जाके अच्छी तरह उनकी हिस्ट्री देनी, एग्जामिनेशन एंड अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करा के इलाज की कोशिश करनी चाहिए। और अगर नहीं हो पाता तो ये एम्स में भी अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। पहली बात तो आपने ये क्लियर नहीं किया कि दर्द है, आपने सिर्फ झंझनाहट की बात की है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें दिखाएं, कुछ टेस्ट करवाएं, तभी पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। अच्छा डॉक्टर उमा, आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कहा जाता है कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने से भी ये मर्ज हो जाता है गठिया, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ नॉर्मल लेवल्स होते हैं। तो हमेशा लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसमें से 0.1 या कुछ पॉइंट्स में बढ़ गया या फिर एक ऊपर बढ़ गया तो वो बढ़ा रह सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती हैं वो कुछ कैलकुलेशन करके निकाली जाती हैं, तो उसमें किसी की ज़्यादा भी होगी और किसी की कम, तो वो एवरेज वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टम नहीं है सजेस्टिव ऑफ गाउटी आर्थराइटिस, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है कि जोड़ लाल हो गया, अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ और बिल्कुल उस पर अगर कपड़ा भी गिरता है जोड़ के ऊपर तो बहुत तेज़ दर्द होता है, और यूरिक एसिड बहुत बढ़ी हुई है, तब सोचते हैं कि गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है उसकी बेसिस पे ही 95% ऑफ द टाइम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाती है। उसके बाद रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए जाते हैं। अगर डॉक्टर ने ये सोचा कि आपको गाउटी आर्थराइटिस है और फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बात समझ में आती है कि आपको गाउटी आर्थराइटिस है। लेकिन अगर गाउटी आर्थराइटिस सस्पेक्ट ही नहीं की, कुछ और सोच रहे हैं और फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो कोई और वजह होगी बढ़ने की। तो यूरिक एसिड बहुत सारे कारणों से बढ़ जाता है। जी, यूरिक एसिड बहुत सारी वजूहात की वजह से बढ़ जाता है। चलिए एक फ़ोन कॉल हमसे और कनेक्ट हो रहे हैं, पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर उमा कुमार, आप ही के पास आना चाहूँगा दोबारा मैं। अच्छा, कोविड के बाद क्या देखा गया है कि इस तरह के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसकी क्या वजह है डॉक्टर उमा कुमार? देखिए कोविड तो अभी आया, लेकिन ये एक नोन फैक्ट है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत थकान रहना, नींद ठीक से नहीं आना, कामकाज में मन नहीं लगना और जोड़ों में दर्दे रहना, मसल्स में पेन रहना। लेकिन कोविड के बाद भी ये चीज़ें देखी गई। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ बीमारियां बढ़ी हैं कोविड के बाद, जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं, जो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, हम ल्यूपस की बात कर रहे हैं, वैस्कुलाइटिस की बात कर रहे हैं, शोगरेन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। तो या तो कोविड ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं पोस्ट वायरल जिनकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं, या फिर उस इंडिविजुअल में ये बीमारी हो सकता है बहुत बाद जारी रहेगी। वो कॉल कनेक्ट हो गया, ऊपर से हमें इस तरह की हिदायत मिली है। जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो
जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो हेलो जी बताएं, जी बताइए किस तरह का सवाल है आपका। हेलो जी बोलिए। हेलो आपकी आवाज मिल रही है, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मेरी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है शायद, और आपकी हमारी भी मिल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं शीतल बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप, उम्र कितनी है आपकी या पेशेंट की? मैं शीतल बात कर रही हूँ पालनपुर से। अच्छा अच्छा, बताइए अपना सवाल बताइए, अपना सवाल बताइए। जी मैं पालनपुर गुजरात से बात कर रही हूँ। जी पहले अपने टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए प्लीज, और उसके बाद बताइए अपना सवाल। मैं 28 साल की हूँ और हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। और काम करते वक्त मेरे हाथों में बहुत ज्यादा पेनिंग रहती है। ओके ओके, उम्र कितनी बताई आपने? 28। अच्छा अच्छा, डॉक्टर राहुल खरे, आवाज अगर आप समझ गए होंगे, 28 साल उम्र है उनकी पेशेंट की। वो जब काम करती हैं तो उनको दर्द महसूस होता है, किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, इनको उंगलियों में दर्द हो रहा है, यंग उम्र है, लेडी हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि अगर इन्होंने और डिटेल में अगर उनकी हिस्ट्री लें, अगर सिम्टम्स पूछें, अगर इनको सुबह उठते समय दोनों हाथों की उंगलियों में बायलैटरली सिमेट्रिकल अगर उनको दर्द हो रहे हैं उंगलियों के छोटे जोड़ों में, या सूजन भी आ रही है या जकड़न रहती है, जो कि कुछ 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे कम होकर नॉर्मल भी हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि इनको एक प्रकार की, जिसकी डिस्कशन अभी हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हो सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रही हो इनको। ओके, तो किस तरह की एडवाइस रहेगी आप? तो उसके लिए अगर, क्योंकि काफ़ी समय से अगर इनको ये हो रहा है, तो इसमें जांच होनी बहुत ज़रूरी है। RA फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर का जिक्र हुआ, तो हीमोग्राम, RA फैक्टर, एंटी-CCP, ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं, ब्लड टेस्ट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकता है, इसमें और भी शरीर में और भी चेंजेस आ सकते हैं, और भी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्किन में भी नोड्यूल्स आ जाते हैं, तो प्रॉपर एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, और सस्पेशन पे ये टेस्ट करा के डायग्नोसिस हो जाएगी तो फिर इलाज हो सकता है। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई, और हमें लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। एक और सवाल हमारे साथ रेडी है, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, बताइए अपना नाम। मैडम मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी जी, मैं आपके डॉक्टर्स की टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब कोविड का पीरियड चल रहा था, कोरोना की जो महामारी थी, उस समय क्या है, सिर्फ कोरोना 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 इसी की चारों तरफ चर्चा हो रही थी और इसी से लोग सफरिंग में थे। लेकिन उस समय जो दूसरी बीमारियां थी, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, या इस तरह के आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। ये इस तरह के पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल्स में देखने को नहीं मिल रहे थे। तो उस समय ऐसा क्या हो गया था कि सारी बीमारियां गायब हो गई थी, या उनका परसेंटेज जो है ना के बराबर हो गया था? आप इसका कारण बताइए। जी डॉक्टर उमा, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं एक डर और खौफ था क्या सिर्फ कोरोना का, कि बाकी बीमारियों को भगा दिया था कोरोना ने? देखिए, इस बात से बिल्कुल कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब कोरोना आया और उसके बारे में जानकारी आनी शुरू हुई, तो लोगों में जो एक डर का माहौल था, उनको ये लगता था कि अगर किसी के बगल से भी गुजर गए और उसने खांस दिया, या उसको वो किसी भी तरह बीमारी से ग्रसित है, तो उनको भी बीमारी हो जाएगी। और हमने, क्योंकि उस समय वीडियो कंसल्टेशन पेशेंट्स को दिया था और बहुत सारे पब्लिक को भी कोरोना के लिए भी दिया था, तो लोग भूल गए थे कि उनको ये लग रहा था कि हार्ट की परेशानी तो हमें है ही, कोरोना और हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे, तो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि उस दौरान बीमारियां नहीं हुई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस दौरान जो इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारियां थी, दूसरे इन्फेक्शंस, वो शायद हो सकता है कम हो, लोगों को सांस की बीमारियां कम हुई हो, क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया था, साफ आसमान दिखाई देता था। तो जो एयर पोल्यूशन है और उसकी वजह से इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं और सांस की बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो वो सब चीज़ें ज़रूर कम हो गई थी। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेसेस थी वो जैसी थी वैसी ही रही, बस लोग काम चलाते रहे, डॉक्टर के पास नहीं आए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, यहीं कहीं मैं डॉक्टर सतीश आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। कहा जाता है, वैसे तो हम भी कहते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि जो ग़िज़ा है आपकी और जो वर्जिश है बहुत ज़रूरी है किसी भी मर्ज़ को क्योर करने में, दवा के साथ साथ। तो इस मर्ज़ में कितने हद तक ये चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, एक लाभकारी साबित हो सकती हैं लोगों के लिए? आपने एक्सरसाइज के बारे में पूछा, खाने के बारे में।
खान पान और एक्सरसाइज। देखिए खाने के बारे में अगर हम जो गठिया है वो डिजीज प्रोसेस जैसे गाउटी अर्थराइटिस है जी, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है खाने का रोल, क्योंकि हम जो प्रोटीन डेरिवेटिव जितना भी है प्रोटीन्स उनको कम लेना है। और जो वाइन है ये बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं कि डे बिफोर उन्होंने वाइन लिया कोई भी अल्कोहल और नेक्स्ट डे पहले ही उसमें वो हो गए पेन ग्रेट टो में। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर इन द गाउटी आर्थराइटिस कि आपने अल्कोहल लिया नेक्स्ट डे 12-14 घंटे में ही आपको स्वेलिंग होके पैर के बड़े वाले अंगूठे में पेन हो गया और स्वेलिंग हो गई। तो एक तो वो बंद करना है दोनों, तो एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन और फिश का भी इनमें मना किया जाता है क्योंकि फिश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। कौन कौन से खाने जो है वो अवॉइड करने चाहिए और कौन कौन से लेने चाहिए हम आपसे जानेंगे डॉक्टर उमा, लेकिन इससे पहले एक फ़ोन कॉल हमसे कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी जी, बताइए अपना सवाल पूछिए। जी आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलिए। डिस्टर्बेंस है लाइन में। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। हाँ बंद कर दिया मैंने। जी अब पूछिए आराम से। जी हाँ मेरे ना हाथ के दोनों अंगूठों में भी बहुत दर्द रहता है, स्वेलिंग तो नहीं है और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द है और मेरे हिप्स में भी दर्द रहने लगा 2 महीने से। जी जी जी, तो मैं क्या करूं उसके लिए? आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र क्या है? 67 है। 67 है। हाँ मेरे कंधे में, लेफ्ट में सब जगह है, लेफ्ट में घुटने में क्या हो सकता है ये? जी जी जी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके दर्द है। वैसे ये डॉक्टर उमा देखा भी गया है कि ख़वातीन में ये मर्द ज़्यादा देखने को मिलता है बनिस्बत मर्दों के, ऐसा क्यों होता है? देखिए जो जिन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं ऑटो इम्यून इलनेसेस, वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं क्योंकि जो जीन्स होते हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड वो एक्स क्रोमोजोम पे होते हैं और विमेन पे डबल एक्स क्रोमोजोम होता है, एक चीज़। दूसरा जो उनके सेक्स हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, वो भी एक रोल प्ले करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के होने में। तो ऑटो इम्यून इलनेसेस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली मिलती हैं। दूसरी चीज़ जैसे ये बता रहे थे कि इनको दर्दें हो रही हैं और एज इनकी 67 है, तो मुझे लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, क्योंकि जो जॉइंट का स्पेक्ट्रम बताया कि दोनों नीज़ में पेन है, दोनों अंगूठों में दर्द होता है, शोल्डर में पेन होता है, हिप में होता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही परेशानी लगती है। दूसरी कोई डेफिशिएंसी ना हो कि वो और एग्रवेट हो जाती है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंट हो गई या पता चला टेस्ट करवाया हाइपोथायरॉयड डिटेक्ट हुआ, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेन थे वो और बढ़े हुए महसूस होते हैं। तो एक बार तो इनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट करा लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं कैल्शियम की और ये विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, थायराइड डेफिशिएंसी। डॉक्टर राहुल खरे कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बारे में। इस एज में महिलाएं हैं 67 इयर्स की हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा बहुत कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि सभी जगह महिलाओं को दर्द होने लग जाता है, बोन एंड जॉइंट पेन्स होते हैं, तो उसकी भी एक बार जांच करा लेंगे। राइट डॉक्टर साहब, बहुत कम वक्त रह गया हमारे पास, चलते चलते एक सवाल मैं लास्ट लेना चाहूँगा आपसे। कहा जाता है कि ये इसका इलाज बड़ा महंगा होता है, दवाइयाँ बड़ी महंगी होती है, लोग कहते हैं, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? गठिया की दवाइयाँ महंगी तो हैं, अभी जो नई आई हैं थोड़ी महंगी ज़रूर हैं, लेकिन और भी दवाइयाँ हैं जो कि शुरुआत में देते हैं। जो महंगी दवाइयाँ हैं जो अब लेटेस्ट आई हैं वो शुरू की दवाइयाँ अगर नहीं असर कर रही हैं तो जाके दी जाती हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि तो फिर वो ज़्यादातर दवाइयाँ चलेंगी, पूरी लाइफ टाइम चलेंगी? बिल्कुल दी जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर उमा ने बताया है कि कुछ लिमिटेड डोज में दी जाती हैं। हमारे प्रोग्राम देखने वालों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप इस अर्थराइटिस के हवाले से? मैं ये तो बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है या जो हेरिडिटरी गठिया के प्रकार हैं उनको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, अगर वो आपको होनी होंगी तो हो जाएंगी, लेकिन कम से कम जो हम ओल्ड एज वाली हैं
और उनके जो सिम्टम्स हैं उनको बेटर करने के लिए अगर हम जोड़ों को मजबूत रखें, एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, दवाइयाँ सही समय से प्रकार से लेते रहें और एक्सरसाइज करते रहें, तो जोड़ों को हम काफ़ी देर तक चला सकते हैं, बिना दर्द के आराम मिल सकता है। और जब ख़राब हो जाते हैं तो जोड़ों को बदला जा सकता है। जी हाँ, राइट। डॉक्टर उमा कुमार, किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को? मैं कहना चाहूँगी कि याद रखें, हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता है, और अगर आपको गठिया डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है। लेकिन गठिया होना, उसके लिए अपना खान पान ठीक रखें, फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें, योग का सहारा लें, अच्छी नींद लें और पॉजिटिव रहें। डॉक्टर सतीश कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम? मेरा कहना ये है कि जो इस बीमारी से ग्रसित हैं वो ये ना समझें कि बच्चों में भी वही हो जाएगी। ये जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं है, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनकी ऑफस्प्रिंग में थोड़ा हो जाए, 10 में से 1 को हो जाए या 5 में से 1 को हो जाए, ऐसे चांसेस होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इससे रिलेटेड ही कि वेट का ध्यान रखें कि वेट ना बढ़े किसी तरह से इसमें करने से। और तीसरा, हमारा जो पार्ट प्ले करता है हमारा जो एसोसिएटेड बीमारी हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये सबसे सारी चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर ने जी बहुत अच्छी उन्होंने डॉक्टर ने हम सबको जानकारी दी, साथ ही हमारे नाजरीन को भी जानकारी दी। अब मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर की क्या राय है, जो एक ही राय पे आकर मतलब वो टिक गई है, सबकी एक ही राय है, वो यही है कि आप जो एक टाइम हो तो एक बात जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सतीश कुछ कहना चाहते हैं। जो सफ़र करते रहते हैं, जैसे जॉइंट ज़्यादा खराब हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गए, ये ना समझें कि अभी नहीं चल पाएंगे। आप रिप्लेसमेंट कराएं, हमारे यहाँ होता है, हम चला के भेजेंगे मरीज को, पक्का ये बताते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने ये देखा कि आज जो हमसे कॉलर जुड़े हैं वो ज़्यादातर एक मतलब उनको बेयकीनी सी है कहीं ना कहीं कि हम सही नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मर्ज़ लाइलाज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, ग़िज़ा का ध्यान देना है और वर्जिश करनी है, और दवाइयाँ वो ज़रूर लेनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ हम छोड़ देते हैं कि मर्ज़ सही नहीं हो रहा है तो दवाई ही लेकर हम क्या करेंगे, जबकि बिल्कुल सही नहीं है। और जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल ने भी कहा कि भाई पहले आप जो है अपना स्कैन कराएं, वहाँ पर टेस्ट कराएं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गठिया हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर उमा ने भी कहा कि हर मर्ज़ गठिया नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि अगर आपको आपके जोड़ों में दर्द है तो वो गठिया ही हो, क्या पता कोई और बीमारी हो। तो डॉक्टर की सलाह हमेशा की तरह ज़रूरी है। और डॉक्टर सतीश ने भी कहा कि बच्चों में भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गठिया है भी या नहीं है, और बहुत ही कम उम्र से ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और हम इन तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अहम जानकारी इस मर्ज़ से जुड़ी हमारी आवाम तक, हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। एक बात और मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा जो डॉक्टर उमा कुमार ने बोली है। डॉक्टर उमा कुमार ने बताया है कि आप फिजिकल वर्क मत छोड़िएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती भी है, उसका पूरा इलाज मौजूद है हमारे पास, इलाज होगा, लेकिन फिजिकल वर्क भी करिए ताकि आपके जॉइंट्स अच्छी तरह काम करते रहें। जी, तो इसी के साथ नाज़रीन हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है किसी मर्ज़ से जुड़ा तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ हम छोड़े जा रहे हैं आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब। गठिया एक दायमी बीमारी है जो दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती है। गठिया में जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न होती है। आमतौर पर गठिया का मर्ज जिस्म में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड की वजह से होता है। गठिया के मरीज को भारी ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए। गठिया से मुतासर अफराद को वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी गठिया का मर्ज हो सकता है, लिहाजा इनका ख्याल रखें। गठिया से बचाव के लिए ताज़ा जूस और मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं। जोड़ों को हरकत में रखने के लिए हल्की वर्जिश करें। बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करें, ये गठिया के मरीज को आराम पहुंचाते हैं।